हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। तो आपके सामने आज मेरी इंडिगो ECS है। सबसे पहले मैं इसका वॉक अराउंड करा देता हूं आपको। यहां पर देखिए, गेट के पास थोड़ा सा डेंट लगा हुआ है। ये पीछे से प्रोफाइल मेरी इंडिगो ECS में HRSP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट भी इंस्टॉल थी, जिसका वीडियो मैंने आपको डाला था। और यहाँ पर देखिए हल्का सा डेंट लगा हुआ है, इसका वीडियो भी मैंने आपको डाला था कि ये कैसे हुआ। और ये तीनों चाबियाँ, पहले इंडिगो ECS में 3 चाबियाँ मिलती थी। अब की कारों में 2 ही चाबियाँ मिलती हैं, लेकिन पहले 3 चाबियाँ मिला करती थी। और ये तीनों चाबियों की कंडीशन देख के आप समझ गए होंगे कि ये कार बहुत ज़्यादा यूज हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कार मैंने 2,56,000 किलोमीटर चलाने के बाद अभी सेल कर दी है। और तीनों चाबियों की कंडीशन से पता ही चल रहा है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है इनका। ये तीसरी चाबी सबसे ज़्यादा सुरक्षित नज़र आ रही है आपको। बाकी दोनों चाबियों में तो कितना ज़्यादा खिस गई हैं वो। यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं तीनों चाबियों को देख के कि पहली चाबी सबसे छोटी नज़र आ रही है, दूसरी उससे थोड़ी बड़ी, तीसरी सबसे बड़ी। ये देख सकते हैं आप, इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 2,55,000 दिखा रहा है। ये पुरानी क्लिपिंग्स मेरे पास पड़ी हैं, उसी को जोड़ के मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कार बेच दी है। और क्योंकि इस चैनल पे बहुत से इंडिगो ECS को ख़रीदने से रिलेटेड क्वेरी आ रही थी, तो मैं इसलिए इस वीडियो को आज आपके लिए स्पेशली बना रहा हूँ कि क्या आपको पुरानी कार ख़रीदनी चाहिए, और अगर ख़रीदनी चाहिए तो कितनी पुरानी कार आपको ख़रीदनी चाहिए, और इंडिगो आज के टाइम में आपको ख़रीदनी चाहिए कि नहीं ख़रीदनी चाहिए। तो चलिए, ये देखिए इंटीरियर मेरी कार का। मैंने ये कवर लगवा रखा था, डैशबोर्ड कवर, स्टीयरिंग कवर लगवा रखा था, मैटिंग डलवा रखी थी अच्छे से। देखिए, अगर आप लंबे समय तक किसी गाड़ी को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उसकी केयर तो करनी ही पड़ेगी। तो मेरी कार 10 साल तक इसीलिए अच्छे से चल पाई क्योंकि मैंने इसमें मेंटेनेंस में कोई कमी नहीं छोड़ी कभी भी। और जितनी भी एसेसरीज़ की इसको रिक्वायरमेंट थी वो मैंने इसमें हमेशा लगवाई। और मेंटेनेंस भी मैं बहुत अच्छे से इसका कराता था। हर 10,000 किलोमीटर पे मैं अपनी गाड़ी सर्विस कराता था, चाहे कोई काम हो चाहे ना हो, लेकिन 10,000 पे मेरी गाड़ी ज़रूर सर्विस होती थी। हाँ, शुरू में 7-8 साल तक मैंने एजेंसी में काम कराया, तो एजेंसी वाले बिल ज़्यादा बनाते थे, काम कम अच्छा करते थे। तो जितने भी लोग टाटा की एजेंसियों के बारे में जानते हैं तो ये जानते होंगे कि सर्विस सेंटर उनके कैसे हैं और कैसा काम करते हैं। और मेरी नई कार टाटा कार ना होने की एक मेन वजह भी टाटा का सर्विस सेंटर ही था, क्योंकि मैं उससे पक चुका हूँ। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इंडिगो ECS खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप कोई कार खरीदना चाह रहे हैं और अगर आप उसको केवल 2-4 महीने इस्तेमाल करके उससे गाड़ी सीखने के पर्पज़ से खरीद रहे हैं कि आप उससे चलाना सीखेंगे, उसके बाद उसको बेच देंगे, 10-20 हज़ार जो कम होगा, उसके बाद आप उसे बेच देंगे, तो फिर इंडिगो खरीदने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि इंडिगो में लगभग सारे बेसिक फीचर्स वो आते हैं जो आपको चाहिए होते हैं नई गाड़ी में। तो आप चलाना सीखने के हिसाब से बिल्कुल सही गाड़ी है। पावर स्टीयरिंग है, पावर ब्रेक है, हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है। हैंडलिंग के मामले में तो इंडिगो बहुत ही अच्छी है। कभी भी उसको चलाते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस गाड़ी को रखेंगे, थोड़ा लंबा चलाएंगे, तो फिर उस हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि टाटा की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस लेती हैं और पुरानी होने पर तो इन गाड़ियों का कोई भरोसा नहीं होता है। मेरी गाड़ी बेचने का एक मेन कारण इसका मेंटेनेंस रहा, क्योंकि जब 6-7 साल पुरानी हो जाती हैं गाड़ियाँ तो इसमें कुछ भी ख़राब होने लगता है। जिस पार्ट के बारे में कभी आप सोचे भी नहीं रहेंगे वो पार्ट इसमें ख़राब होने लगेंगे। तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस में पैसे लगने लगते हैं। इस वजह से भी मैंने इसको बेच दिया। और अगर आपको गाड़ी रखनी ही है, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के बारे में जो भी सोच रहा है, ये सबके लिए है कि अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आज के टाइम के हिसाब से देखते हुए
कम से कम आपकी गाड़ियों में एक मिनिमम सेफ्टी फीचर्स तो होने ही चाहिए, जैसे ABS, एयर बैग, ये सब चीज़ें तो होनी ही चाहिए ना, मिनिमम सेफ्टी की चीज़ें। अब लोग कहते हैं पुरानी गाड़ियों का लोहा बड़ा मजबूत था, टाटा का लोहा बड़ा मजबूत होता है। हाँ मजबूत होता है, लेकिन जो जिस गाड़ी से आपका जो है टक्कर हो रही है या जिस चीज़ से आपका एक्सीडेंट हो रहा है वो कितनी मजबूत है, इसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है। और एक चीज़ ये भी सोचनी चाहिए लोगों को कि ज़्यादातर यूट्यूब पे टाटा की गाड़ियों के एक्सीडेंट क्यों दिखाए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट टाटा ने बहुत ज़्यादा कवर कर रखी है, टाटा की गाड़ियाँ सब चलाते हैं तो ज़्यादा उन्हीं के एक्सीडेंट होते हैं। सेफ्टी फीचर्स ध्यान देने चाहिए। कुछ सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो एक्सीडेंट होने के बाद एक्टिवेट होते हैं, कुछ होते हैं जो एक्सीडेंट होने नहीं देते हैं, वो पहले ही एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। कंपनी तो मार्केटिंग करती है, हर कंपनियां मार्केटिंग करती हैं, जिसकी मार्केटिंग टीम अच्छी होती है उनके ऐड अच्छे होते हैं और आपको उतना ही नॉलेज मिल पाता है जितना वो देते हैं। तो इन सब चीज़ों के विषय में खुद से सोचिए कि मजबूत लोहे से क्या फ़र्क पड़ेगा, गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स होने का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं तो यही राय देता हूँ। मेरे खुद के रिलेटिव मेरी कार खरीदना चाह रहे थे, मैंने उनको मना कर दिया कि आप इस गाड़ी को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हाई मेंटेनेंस गाड़ी है हर चीज़ में। एक तो इंडिगो ECS में कुछ ज़्यादा ही मेंटेनेंस का इशू रहता है, इसके टायर तक नॉर्मल गाड़ियों से महंगे आते हैं, लगभग 4,500-5,000 रुपये के इसके टायर आते हैं। साइड मिरर में जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल था, तो इस वजह से वो लगभग 2,000-2,500 रुपये का साइड मिरर मिलता है। छोटी छोटी चीज़ें जो कि नुकसान होती रहती हैं वो सब भी बहुत महंगी, और इसके पार्ट मिलने में भी अब दिक्कत थोड़ी थोड़ी होने लगी है। तो मैं तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने इसको बेचा। और मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि अगर आपको गाड़ी खरीदना ही है सेकंड हैंड, तो 2015 के ऊपर के मॉडल आप उठाइए, कि कम से कम आप उसे 3-4 साल सुकून से चला सकिए। ऐसा नहीं है कि आपको डीजल गाड़ी चाहिए तो आपको 2010 की गाड़ी पे जाना पड़ेगा। 2010 की गाड़ी पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सोचिए कि अगर आप 20-30 हज़ार रुपये बचा रहे हैं 2-4 साल और पुरानी गाड़ी लेके, तो जो बेच रहा है वो भी तो कुछ सोच के ही 20-30 हज़ार रुपये कम कर रहा होगा। कुछ कमियां रहती हैं तभी तो पैसे कम होते हैं। कभी आप किसी दुकानदार के पास जाइए जिसका सामान बहुत अच्छा हो, आपको 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं देता है। डिस्काउंट वहीं मिलता है, पैसे वहीं कम होते हैं जहाँ कुछ कमियां होती हैं। तो इस बातों को भी नई गाड़ी खरीदते समय बहुत विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। अब चलिए मेन बात करते हैं कि गाड़ी अगर आप 2010-11 के मॉडल की ख़रीद रहे हैं तो उसका क्या प्राइस होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 2,56,000 किलोमीटर चलाने के बाद अपनी गाड़ी बेची, तो मुझे 70,000 रुपये गाड़ी की कीमत मिली और 20,000 रुपये एक्सचेंज बोनस मिला। तो लगभग 90,000 रुपये जो है मुझे मिला, और छोटी मोटी एसेसरीज उसकी वजह से फ्री भी मिल गई, वो सब बात अलग है। लेकिन अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि गाड़ी 50-60 हज़ार किलोमीटर ज़्यादा चली हुई ना हो, मैक्सिमम 1 लाख किलोमीटर बस। इससे ज़्यादा चली हुई गाड़ी के ऊपर पैसे लगाने में थोड़ा सोचिएगा। और 2000 जैसे जो गाड़ियाँ 9 साल 10 साल चल चुकी हैं, जैसे आप इंडिगो ही खरीदने के बारे में, कई क्वेरी तो इंडिगो की मेरे पास मेन आती है, तो उन गाड़ियों की कीमत आप 70,000 से शुरू कीजिए अगर डीजल है तो। अगर गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो 1 लाख तक आप उनको दे सकते हैं, 1 लाख 1,25,000 तक, लेकिन 1.5 लाख के ऊपर नहीं। मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक ही खर्च कीजिए उन पे, लेकिन पहले अच्छे से उनको चला कर तसल्ली कर लीजिएगा कि गाड़ी सही है, जेन्युइन है और जितना बताया जा रहा है उतना ही चली हुई है। क्योंकि मेरा अनुमान जहाँ तक है, और मैंने जितनी भी इंडिगो देखी हैं या टाटा की कारें देखी हैं, टाटा की कारें जो लोग खरीदते हैं
सर्विस सेंटर से ज़रूर असंतुष्ट रहते हैं, लेकिन कारों से बहुत संतुष्ट रहते हैं। मतलब चाहे सफारी हो, चाहे इंडिगो हो, चाहे इंडिका हो, चाहे नैनो तक जो लोग खरीद रखे हैं, सर्विस से ज़रूर परेशान हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट से परेशान नहीं हो सकते वो। तो अगर आप टाटा की कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और आपको अच्छी कंडीशन में मिल रही है, तो आप बिल्कुल उनको खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ियों में कोई दिक्कत होती है, गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं होती है। और लेकिन बस ये है कि अगर आप पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं तो किसी बहुत ही भरोसेमंद मिस्त्री को लेके जाइए और अच्छी तरह से गाड़ी को टेस्ट कीजिए। और जब भी गाड़ी सेकंड हैंड आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, कम से कम उन गाड़ियों को 30 मिनट तक ज़रूर चलाइएगा। मैं बार-बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको खरीदना ही है सेकंड हैंड कार, तो सबसे पहली कोशिश तो ये कीजिए कि आप सुबह-सुबह जाइए, उन गाड़ियों के स्टार्ट होने से पहले। मतलब उसका ओनर एक बार उसको स्टार्ट ना कर चुका हो। तो सबसे पहले कमियाँ तो आप तभी पकड़ लेंगे जब आप सुबह-सुबह जाके गाड़ियों को स्टार्ट करेंगे। कुछ कमियाँ तो उसी समय समझ में आ जाएँगी। पुरानी गाड़ियों में ये सब समस्याएँ जो होती हैं कि उनके स्पार्क प्लग नहीं सही हैं, या उनकी बैटरी वीक है, या स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, इंजेक्टर में प्रॉब्लम है, ये सब जब आप सुबह-सुबह पहुँच जाएँगे और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई रहेगी, तो आप जब स्टार्ट करेंगे, तो आपको बहुत हद तक इन सब चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, अगर आप थोड़ा-सा भी गाड़ी के जानकार हैं। वरना आप मिस्त्री ले जाइए, वो तो तुरंत समझ जाएगा। और हमेशा गाड़ी को जब भी आप खरीदने के बारे में सोचिए जिस गाड़ी को, उसका 30 मिनट तक कम से कम ट्रायल लीजिए और कम से कम 10-12 किलोमीटर उसको चलाइए। तो अगर कोई गाड़ी में समस्या होगी तो 30 मिनट चलने पर वो गाड़ी की समस्या उभर जाएगी, आपको तुरंत पता चल जाएगा। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि क्या उसमें कोई वार्निंग आ रही है, या चेक इंजन लाइट आ रही है, या किसी और तरह की कोई वार्निंग लाइट शो हो रही है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर कोई सवाल का जवाब आपका रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।